मेरे नाम का प्याला भर के बरसातों में पी लेना। बाबा मैं तो रहा नहीं, तू मेरी जवानी जी लेना। मेरे नाम का प्याला भर के बरसातों में पी लेना। बाबा मैं तो रहा नहीं, तू मेरी जवानी जी ले। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मेजर एलएस चौधरी और आज मैं आपके सामने लेके आया हूं एक और बढ़िया सी कहानी। लेकिन इस बार कहानी कहीं और से इंस्पायर्ड है। हाल ही में बैठ के यूट्यूब पे मैं एक नई आने वाली मूवी बॉर्डर 2 का ट्रेलर देख रहा था। फिर कई सारे गाने दिखे, जिसमें से एक गाना बड़ा दिल को छू गया और उसकी कुछ लाइनें जो मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बताई। 1971 का वॉर जो हमारे ऊपर थोपा गया, हमें मजबूरी में लड़ना पड़ा और हमें दुनिया का नक्शा बदलना पड़ा। এবারের সংগ্রাম আমার মুক্তির সংগ্রাম। उस वॉर ने हमें बहुत सारी बैटल्स दिखाई और बहुत सारे नेशनल हीरोज हमारे सामने आए, बहुत सारी कहानियां हमारे सामने आई जिससे बहुत सारा इंस्पिरेशन मिला। मैं, मेरे जैसे जाने कितने ही बच्चे ये कहानियां सुन सुन के मोटिवेट हुए, आगे बढ़े और जाके आर्म फोर्सेस ज्वाइन किया। और उसके बाद अब तक ऑपरेशन सिंदूर तक हमने देखा कि किस तरह बहुत सारे बहादुरों ने बहुत सारी वीर गाथाएं लिख दी जो भारत के इतिहास में हमेशा स्वर्णिम अक्षरों से लिखी जाएंगी और ना जाने कितने मेरे जैसे और आपके जैसे लोगों को मोटिवेट करेंगी देश के लिए कुछ करने के लिए, वो जज्बात लाने के लिए। 1971 वॉर में तीनों सर्विसेज ने ऐसे बैटल्स लड़े और ऐसी कुछ कहानियां भारत के इतिहास में छोड़ गए जो सीना चौड़ा कर देती हैं कि हम कैसे महान देश के नागरिक हैं। हमारे यहाँ एक से एक वीर, एक से एक बहादुर, एक से एक इंटेलिजेंट लीडर्स, मिलिट्री लीडर्स रहे इस देश में, जो आगे आने वाली जनरेशंस को मोटिवेट करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। जब मैंने बॉर्डर 2 फिल्म के बारे में जानकारी लगी कुछ, तो मुझे बॉर्डर 1 फिल्म याद आई। बॉर्डर फिल्म में आपने देखा होगा जो बैटल दिखाई गई थी, मेजर चांदपुरी जो लेटर ब्रिगेडियर चांदपुरी महावीर चक्र के तौर पे रिटायर हुए, उनकी स्टोरी आती है कि जब सारी फोकस ईस्टर्न फ्रंट पे चल रहा था कि ईस्ट पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी फोर्सेस बांग्लादेश या बंगाली जो नागरिक थे उनके साथ जो अत्याचार करे जा रहे थे, वहां पे भारत को स्टेप इन करने का सोचना पड़ा। और भारत स्टेप इन करता उससे पहले पाकिस्तान ने हमारे ऊपर हमला कर दिया और फिर हमें एक नया देश बांग्लादेश बनाना पड़ा। लेकिन उसी टाइम पे वेस्टर्न फ्रंट के ऊपर भी बहुत लड़ाई चल रही थी। हमारी इंडियन नेवी ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों कोस्ट लाइंस के ऊपर पूरी मुस्तैदी से लड़ाई में हिस्सा ले रही थी और पाकिस्तान के दांत खट्टे कर रही थी। वहीं इंडियन आर्मी दोनों फ्रंट्स पे, ईस्टर्न फ्रंट पे बांग्लादेश की तरफ और वेस्टर्न फ्रंट पे राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर के एरिया में लड़ाई लड़ रही थी। पाकिस्तान वेस्टर्न फ्रंट से अंदर देश में घुस के आना चाह रहा था और हम उसे रोक रहे थे। और इन सारे ऑपरेशंस के बीच में इंडियन एयरफोर्स हर जगह हमें सपोर्ट दे रही थी, चाहे वो नेवल बैटल्स हो या वो लैंड बैटल्स इंडियन आर्मी की हो। इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी तीनों ने जिस सिनर्जी के साथ और जिस एक्सेप्शनल ब्रेवरी और मिलिट्री इक्विपमेंट के साथ ये ऑपरेशन किया, उससे लगा कि 1950s में जब नेशनल डिफेंस एकेडमी, जहां से मैं खुद ग्रेजुएट हुआ, उसको बनाने का निर्णय लिया, ये सोच के कि तीनों सर्विसेज में अच्छी सिनर्जी होगी, जिसकी बात हम आज तक करते हैं। पूरी दुनिया करती है कि सारी सर्विसेज में सिनर्जी हो। ये थॉट प्रोसेस हमारे लीडर्स को 1950 के दशक में आ गया था, यानी कि देश बनाते वक्त, देश को इकट्ठा करते वक्त उनको यह भी ध्यान था कि देश की आर्म फोर्सेस आगे फ्यूचर वॉर्स कैसे लगेगी। तो इस चीज का एग्जाम्पल देखने को मिला हमें 1971 की वॉर में। यहां पे अब मैं मूवी पे आता हूं, जो मूवी की चीजें मैंने देखी। मूवी में जब मैंने ट्रेलर देखा तो मैंने कुछ एक्टर्स को देखा, बड़े बड़े कलाकार हैं जो बहुत अच्छा उनका पास्ट रिकॉर्ड रहा है, बहुत अच्छी एक्टिंग और बहुत अच्छी मूवीज उन्होंने बनाई है। तो जब मैं इसको देख रहा था तो सबसे पहले मुझे दिखे सनी देओल। सनी देओल, उनके देखते ही बॉर्डर 1 याद आ गई, या पुरानी वाली बॉर्डर, जिसमें मेजर चांदपुरी का रोल उन्होंने इतना गजब का किया। और उस मूवी का गाना संदेशे आते हैं, मैं समझता हूं कि जिसने भी वो गाना देखा तो थोड़ा बहुत उसकी आंखों में पानी आ ही गया होगा। और वैसे ही कुछ फील हुआ जब बॉर्डर 2 का ये गाना मिट्टी के बेटे, आई थिंक सोनू निगम जी ने ये गाया है, उनकी आवाज में सुन के, तो पहले वाले गाने से जब कंपेयर करते हैं तो दोनों ही गाने उन्होंने इतने बढ़िया गाए कि दिल को छू जाता है। तो वो बड़ा मजा आया उसको देख के। लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है कि सनी देओल जी ने इस बार जो रोल किया है वो शायद लेफ्टिनेंट कर्नल हरदेव सिंह क्लेयर का किया है। यहाँ पे वो लेफ्टिनेंट कर्नल के रोल में दिखे हैं और लेफ्टिनेंट कर्नल उस टाइम पे बटालियन कमांडर्स हुआ करते थे। तो जैसा मुझे लग रहा है कि शायद 6th बटालियन ऑफ द सिख रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर का शायद उन्होंने रोल प्ले किया है। और मैं आपको यहाँ बता दूं, कमांडिंग ऑफिसर अपनी बटालियन के साथ युद्ध में लड़ने जाता है। जब वो युद्ध में जाता है उसका काम होता है कि वो इंश्योर करे कि उसकी सारी कंपनीज, जो उसकी बटालियन की कंपनीज हैं,
और जितने भी जवान ऑफिसर्स उनके अंडर कमांड हैं, वो सब जिस हिसाब से बैटल लड़ी जानी चाहिए उस तरीके से बैटल लड़े। सिर्फ बहादुरी नहीं, एक टैक्टिकल एक्यूमेन की जरूरत होती है, एक मिलिट्री नॉलेज और उसके एप्लीकेशन की जरूरत होती है। और ऐसे में कमांडिंग ऑफिसर जहां पे सब जोश के साथ भरे हुए हैं, सामने दुश्मन है, खून बह रहा है, बॉम्ब्स गिर रहे हैं, एयर रेड्स हो रही हैं, मशीन गन का फायर आ रहा है, मॉर्टर्स गिर रहे हैं, चारों तरफ शेल्स गिर रही हैं, माइंस फट रहे हैं, और ऐसे में आपको जरूरत होती है एक ऐसे लीडर की जो उस समय अपना बैलेंस रखे, अपना जोश और अपना होश को बैलेंस करके चले, कि जोश भी कम नहीं होना चाहिए और होश भी हमेशा रहना चाहिए। उस चीज का एक एग्जाम्पल एक सेट किया कर्नल क्लेयर ने, देन कर्नल क्लेयर, और शायद उसी को डिपिक्ट करने की कोशिश करेंगे सनी देओल जी। हम देख चुके हैं कि पहले की मूवीज में भी उन्होंने बड़ा मजेदार रोल प्ले किए हैं, उनकी बहुत सारी मूवीज हमने देखी हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार भी वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस रोल को प्ले करेंगे और हमें एक आइडिया लग पाएगा कि बैटल में, एक वॉर में जब स्टेक्स बहुत हाई हैं, हाई इंटेंसिटी वॉरफेयर हो रहा है, और उस टाइम पे आप अपना मेंटल बैलेंस कैसे रखते हो, अपनी लीडरशिप को इफेक्टिव करके डिसीजन कैसे लेते हो। लीडरशिप का सबसे बड़ा जो रोल मैं समझता हूं वो होता है डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, और उसके बाद होता है कि मॉरल करेज, कि आप अपने उस डिसीजन पे स्टिक करके खड़े हो जाओ, सीना ठोक के, कि हाँ ये मेरा डिसीजन है, गलत हो या सही हो मैं इसके साथ खड़ा हूं। मैं जरूर देखना चाहूंगा कि सनी देओल जी इसको कैसे पोर्ट्रे करते हैं। मैंने आर्मी से बात शुरू की है, तो पहले आर्मी के ही दूसरे रोल की बात करता हूं। फिर जब नया वर्जन ऑफ संडे से आते हैं गाना देखा, तो उसमें मुझे देखे वरुण धवन जब ऐसे कुछ झुक के डांस करते हैं, तो उनके कंधे के ऊपर मुझे देखा एक अशोका और उसके नीचे था ग्रेनेडियर्स। भारतीय सेना की जो रेजिमेंट्स हैं, सभी रेजिमेंट अच्छी हैं, लेकिन उसमें भी अगर छांटना पड़े, छलनी लगानी पड़े, तो ग्रेनेडियर्स का नाम बड़ा उभर के आता है। गजब के बहादुर जवान, गजब का डिसिप्लिन, स्मार्ट बिल्कुल जवान, एक एक ऑफिसर, एक जेसीओ को देख के आपका दिल खुश हो जाता है कि ये मेरे भारत के जवान हैं, इनके भरोसे हम सुरक्षित हैं। और उनको देख के ही, उनका टर्नआउट देख के, उनकी ड्रिल देख के, उनको देख के ही आपको विश्वास हो जाता है कि हम सुरक्षित हाथों में हैं, भारत सुरक्षित है। और ऐसे में उनको देख के मुझे लगा कि ये जरूर मेजर होशियार सिंह दहिया परमवीर चक्र 3 ग्रेनेडियर्स की कहानी है। 1971 के वॉर में जो अलग अलग बैटल्स हुए, उसमें से एक बड़ी फेमस बैटल है बैटल ऑफ बसंतर या शकरगढ़ बल्ज। शकरगढ़ बल्ज का एरिया पंजाब और जम्मू कश्मीर के एरिया से चिपका हुआ है, और ये बल्ज भारत की तरफ थोड़ा प्रोट्रूडिंग सा एरिया है जो पाकिस्तान में आता है। यहाँ पे 1971 वॉर में हम जानते थे कि पाकिस्तान कोशिश करेगा कि जो उसकी बांग्लादेश में या ईस्ट पाकिस्तान में हार हो रही है, उसको यहाँ पे मिटिगेट करने के लिए या नेगोशिएटिंग पावर बढ़ाने के लिए वो हमारे ऊपर अटैक कर सकता है वेस्टर्न सेक्टर में। और इसके लिए तैयार थे 16 पूना हॉर्स के टैंक्स, सेंचुरियंस, और वहीं पे 3 ग्रेनेडियर्स के बहादुर जवान अंडर द एबल लीडरशिप ऑफ मेजर होशियार सिंह दहिया। मेजर होशियार सिंह दहिया 3 ग्रेनेडियर्स के लीडिंग कंपनी कमांडर थे। वो अपनी कंपनी को लेके मूव करते हैं, और उनका टास्क था बसंतर नदी पे, बसंतर गांव के पास ईस्ट टू वेस्ट क्रॉस करते हुए एक ब्रिज हेड सिक्योर करना, जिससे कि हमारे आर्मर कॉलम्स मूव कर सकें। पाकिस्तान जानता था कि ये एक अच्छा क्रॉसिंग पॉइंट है, और भारत की सेना अगर घुसना कोशिश करेगी, एडवांस करेंगे, तो इसी एरिया से आने की कोशिश करेंगे। तो उसने वहां पे अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स बता रखे थे। वहां पे पास में कई गांव थे जहां पे उसने बड़े अच्छे से स्ट्रॉन्ग होल्ड्स बना रखे थे, जहां से वो मशीन गन्स का फायर डायरेक्ट हमारे ट्रूप्स के ऊपर कर सकता था। और ये एरिया एक एलुवियल प्लेन था, यानी कि दूर दूर तक आप साफ देख सकते हो, नदी है, नदी का किनारा है, और वहां से हमारी फोर्सेस को मूव करना है। कवर बहुत लिमिटेड है। आपकी टैक्टिक्स, आपकी बैटल ड्रिल्स बहुत बहुत यहाँ पे सिग्निफिकेंटली दिखती हैं कि अगर आपकी बैटल ड्रिल्स अच्छी नहीं है, आप मार खा जाओगे। और उसके बाद जरूरत पड़ती है बहादुरी की, जब आपके ऊपर आर्टिलरी के, हैवी एंड मीडियम आर्टिलरी के शेल्स गिर रहे होते हैं, बॉम्ब्स फट रहे होते हैं चारों तरफ, और सामने माइनफील्ड होता है। मेजर होशियार सिंह दहिया अपने जवानों के साथ वहां से बढ़ रहे थे, और वहां पे शेलिंग हो रही थी। उनके भी बहुत सारे स्प्लिंटर्स लगे, बहुत सारी चोट लगी, खून बह रहा था, लेकिन उनको पता था कि उनका ब्रिज हेड सिक्योर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना ब्रिज हेड सिक्योर करे हमारे 17 पूरा हॉर्स के टैंक्स नहीं आ पाएंगे। मैं आपको छोटा सा एक आइडिया दे देता हूं कि अगर मेजर होशियार सिंह दहिया उस दिन फेल हो जाते, तो शायद हम कभी सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की बहादुरी के किस्से नहीं सुन पाते। आगे बढ़ते हैं, उसी सेक्टर में आगे बढ़ते हुए मेजर होशियार सिंह दहिया अपनी कंपनी के साथ आगे गए, और वहां पे पाकिस्तान के जरपाल गांव, जहां पे पाकिस्तानी फोर्सेस ने बहुत अच्छे से
ट्रेंचेस बना के अपने डिफेंसेस ले रखे थे, अपनी इंटरलॉकिंग मशीन गन्स लगा रखी थी, हर फ्लैंक पे मशीन गन थी, इंटरलॉकिंग थी, एक दूसरे का फायर कवर कर रहे थे, यानी कि बिना दुश्मन की गोली का सामना किए वहां तक पहुंचना बड़ा मुश्किल था। लेकिन ऐसे में 3 ग्रेनेडियर्स के बहादुर जवान मेजर होशियार सिंह के नेतृत्व में आगे बढ़े, दुश्मन को पीट पीट के मार भगाया और वहां जाके डिफेंसेस को कन्वर्ट किया और बैठ गए ब्रिजहेड सिक्योर करके। पाकिस्तान चुप बैठने वाला नहीं था। रिपीटेड काउंटर अटैक्स आने लगे पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन मेजर होशियार सिंह ढैया अपने जवानों के साथ बैठे रहे। मेजर होशियार सिंह ढैया इतनी इंजरीज होने के बावजूद जब उनको बोला गया कि आप इवैक्यूएट हो जाइए, आपको मेडिकल अटेंशन की जरूरत है, उन्होंने मना कर दिया और वो अपने जवानों के साथ एक ट्रेन से दूसरी ट्रेन, दूसरी ट्रेन से तीसरी ट्रेन, और जहां जरूरत पड़े वहां खुद मशीन गन पे बैठ जाना, खुद हथियार लेके दुश्मन को फायर करना, और ये सब वो करते रहे। दुश्मन की आर्मर भी सामने से आ रही थी। अभी तक हमारे टैंक्स आ नहीं पाए थे, हम माइनफील्ड नहीं हटा पा रहे थे, हमारे मैकेनिकल ट्रॉल्स काम नहीं कर रहे थे, और 9 इंजीनियर रेजिमेंट के जवान मैनुअली माइंस को निकाल रहे थे, जो कि बहुत बहुत रिस्की ऑपरेशन होता है। ये सब कुछ चल रहा था और मेजर ढैया जानते थे कि उनका वहां पे डटे रहना और ब्रिज हेड को किसी भी कीमत पे सिक्योर करके रखना बहुत जरूरी है। मेजर ढैया जानते थे कि अगर देश की सुरक्षा में एक आध जान चली जाती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी जान देने को तैयार थे, लेकिन अपनी पोस्ट, अपना ब्रिज हेड को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने दुश्मन के बार बार रिपीटेड काउंटर अटैक्स को रिपल्स करा और उनकी इस बहादुरी और अंडर द फायर इस लीडरशिप के लिए उनको भारत के सर्वोच्च वॉर टाइम अवार्ड परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। आर्मी की तो दोनों हमने बात कर ली, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एयरफोर्स की। आप सबने देखा होगा कि दलजीत दोसांझ एक एयरफोर्स ऑफिसर की यूनिफॉर्म में नजर आते हैं। ये कहानी मुझे लगता है डिपिक्ट करेंगे फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों। उस टाइम पे श्रीनगर एयरबेस पे बैठे हुए थे। मैंने बैठे हुए इसलिए बोला क्योंकि मैं आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं, ये बात बहुत लोगों को शायद नहीं पता होगी। भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स के हर एयरबेस के ऊपर एक या दो, डिपेंडिंग ऑन कैसा है, या ज्यादा भी हो सकते हैं, इतने फ्लाइंग ऑफिसर्स जो पायलट्स हैं वो ऑन ड्यूटी रहते हैं 24/7। और आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं और जब आप ये वीडियो देखोगे, उस समय हमारे एयर वॉरियर्स, हमारे पायलट्स अपने फाइटर प्लेन्स के साथ भारत के आसमान में कहीं ना कहीं उड़ रहे होंगे हमें सुरक्षित रखने के लिए। भारत का एयर स्पेस 24/7 भारतीय वायुसेना के बहादुर जाबाज पायलट हैं जो सिक्योर करके रखते हैं आपके और मेरे लिए। ये बात लोगों को नहीं पता होती। वैसा ही सीन था और उस समय फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों ड्यूटी पे थे और रेडी पोजीशन में थे। वो रेडी थे, 2 पायलट्स उस टाइम पे रेडी थे, और हमारे पास होते थे नेट एयरक्राफ्ट GN80 और पाकिस्तान के पास होते थे सैबर्स। पाकिस्तान अपने सैबर्स लेके 3 दिसंबर को, पहला दिन जब पाकिस्तान ने हमारे ऊपर हमला किया और जिसके बाद 1971 की वॉर शुरू हुई, उस दिन शाम के टाइम पे उनके एयरक्राफ्ट आए और आके भारत के 10 एयर बेसिस पे हमला किया। काफी जगह वो दूर से बॉम्ब फेंक के डर के भाग गए, लेकिन श्रीनगर एयरबेस पे फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों बैठे थे। 2 पायलट उस टाइम पे ड्यूटी पे थे। दोनों ने फटाफट से, दुश्मन ने जैसे बॉम्बिंग की, इन्होंने टेक ऑफ किया। निर्मलजीत सिंह सेखों वो आगे निकले, फटाफट से अपने नेट एयरक्राफ्ट में बैठे और सेबर्स का पीछा करने लगे। 6 पाकिस्तानी सेबर जेट्स थे। नंबर्स में हम बहुत कम थे, वो सिर्फ अकेले थे उस टाइम पे। वो अकेले उनका पीछा कर रहे थे। वो जानते थे कि ये बहुत रिस्की ऑपरेशन होने वाला है। वो जानते थे कि शायद मैं टेक ऑफ करूं पर लैंड कभी ना कर पाऊं। इसके बावजूद उन्होंने अपनी बहादुरी, अपना मिलिट्री सूझबूझ का परिचय देते हुए पाकिस्तानी सेबर्स के स्पेयर का उन्होंने पीछा किया। जब एक को उन्होंने एंगेज किया, अपने रडार पे लिया और मिसाइल दागी, तब दूसरा सेबर उनके पीछे आया और उनके ऊपर हमला कर दिया। फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों का प्लेन आग पकड़ चुका था, लेकिन वो एक प्लेन को ऑलरेडी गिरा चुके थे। उन्होंने फटाफट से दूसरे प्लेन को भी, दूसरे सेबर को भी अपने साथ डॉग फाइट में एंगेज करा। एंगेज करने के बाद उसके ऊपर इफेक्टिव फायर डालना शुरू किया और उसको भी आग लगा दी। फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों के पास टाइम बहुत कम था। अगर वो इजेक्ट करना चाहते थे तो उसके लिए भी बहुत कम टाइम रह गया था। उन्होंने कोशिश की। अब कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि उनकी कैनपी उड़ गई थी प्लेन की, तो शायद वो इजेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। वो सक्सेसफुली कर पाए या नहीं कर पाए ये पता नहीं। और कुछ लोगों का कहना है कि शायद उनके जो दुश्मन के बुलेट्स का हिट हुआ था डॉग फाइट के दौरान, उससे उनकी कैनपी उड़ गई थी। जो भी हुआ हो, फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों किसी भी सेकंड के लिए, किसी भी मोमेंट के लिए पीछे नहीं हटे। पूरी बहादुरी के साथ दोनों पाकिस्तानी साइबर जेट्स को ठोका, गिराया। पर दुख इस बात का है कि
फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह से को इजेक्ट नहीं कर पाए और वो बच नहीं पाए। उनकी इस बहादुरी के लिए, उनके इस अलर्ट रिस्पॉन्स के लिए और इतने नंबर में दुश्मन सुपीरियर होने के बावजूद उन्होंने जो अपना साहस, अपनी बहादुरी और अपनी एयरमैनशिप का एग्जाम्पल दिया, उसके लिए उनको पोस्टोमसली भारत के हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। कहानी के शुरू में मैंने आपको बताया था कि नेशनल डिफेंस एकेडमी, जो कि वर्ल्ड का टॉप ट्राई सर्विस इंस्टीट्यूशन है, वहां पे किस तरह से आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के हम कैडेट्स एक साथ ट्रेनिंग लेते हैं, एक साथ पढ़ते हैं और हमारे बीच में दैट बॉन्ड ऑफ ब्रदरहुड और जो कि आगे चल के ट्राई सर्विस सिनर्जी का रूप लेता है, वो पैदा किया जाता है, वो उगाया जाता है। इसीलिए नेशनल डिफेंस एकेडमी को क्रेडल ऑफ मिलिट्री लीडरशिप कहा जाता है और यही टाइप की सिनर्जी हमें देखने को मिली थी 1971 वॉर में। लेकिन अभी तक मैंने आपको आर्मी और एयरफोर्स दोनों की कहानी सुनाई, नेवी की कहानी अभी बाकी है। नए कलाकार हैं आहन शेट्टी। आहन शेट्टी को हमने देखा कि किस तरीके से वो नेवी की यूनिफॉर्म में दिखी। आम जनता को शायद नहीं पता होगा, अक्सर हम देखते हैं कि नेवी वालों को दिखाया जाता है हमेशा व्हाइट यूनिफॉर्म में, लेकिन आर्मी और एयरफोर्स की तरह उनकी भी बहुत सारी यूनिफॉर्म्स होती हैं। और यहाँ पे आपने आहन शेट्टी को देखा होगा, उन्होंने थोड़ा लाइट ब्लू कलर की शर्ट पहनी है और डार्क ब्लू कलर का ट्राउजर पहना है। ऐसे नेवी के भी बहुत सारे यूनिफॉर्म्स हैं, उसका भी थोड़ा सा एक ग्लिम्स दिखा तो मुझे अच्छा लगा कि शायद लोगों को जान के बड़ी खुशी होगी कि नेवी में कलरफुल ड्रेसेस भी हैं और नेवी का भी अपना अलग लेवल का एडवेंचर है। मैं ऐसा समझ रहा हूं कि शायद इसमें दो स्टोरीज मिला के बनाई हो या फिर आईएनएस खुकरी के कैप्टन महेंद्र नाथ की स्टोरी बताई हो। 1971 के वॉर में शुरू होते ही पाकिस्तान ने हमारे 10 इंपॉर्टेंट एयर बेसिस के ऊपर बॉम्बिंग कर दी। प्रधानमंत्री उस समय इंदिरा गांधी होती थी और उन्होंने अनाउंस किया कि वी आर इनटू वॉर। मैं एक खतरे के समय बोल रही हूँ। कुछ ही घंटे पहले 3 दिसंबर पाकिस्तान ने हमारे ऊपर एक हमला किया और उसके बाद नेवी ने लॉन्च किया ऑपरेशन ट्राइडेंट। ऑपरेशन ट्राइडेंट में हमने अपनी वेस्टर्न फ्लीट को मूव करा और जाके पाकिस्तान के कराची में उनके वॉरशिप्स का कब्रगाह बना दिया, या कहें तो शमशान घाट बना दिया। हमने जला जला के मारा। हमने पूरे कराची को एक शमशान घाट बना दिया और कराची कई दिनों तक जलता रहा। पाकिस्तान ने बदला लेने की नीयत से अपने सबमरीन्स को भेजा और दीव के पास हमारी एक फ्लीट होती थी, नेवल फ्लीट, जिसमें होती थी हमारी एक वॉरशिप जिसका नाम था आईएनएस खुकरी। आईएनएस खुकरी के जो कमांडर थे कैप्टन महेंद्र नाथ, वो इंचार्ज थे। उनके साथ 18 ऑफिसर्स और 175 के करीब सेलर्स उस शिप पे मौजूद थे। वहां पे और भी शिप्स होती थी। वहां पे पाकिस्तान की एक सबमरीन आती है जिसका नाम था हैंगौर। हैंगौर सबमरीन आती है और आके हमारे एक शिप के ऊपर टॉर्पीडो लॉन्च करती है। आईएनएस खुकरी को जैसे ही पता चलता है तो कैप्टन महेंद्र नाथ अपनी शिप को फटाफट से मूव कराते हैं दुश्मन की सबमरीन की तरफ, उस पर हमला करने के लिए। वो हमला करते हैं और इधर दुश्मन की सबमरीन भी हमला करती है। टॉर्पीडो हिट करता है, उनकी शिप में टॉर्पीडो लग जाता है, लेकिन फिर भी वो बहादुरी से लड़ते रहते हैं और दुश्मन के ऊपर हमला जारी रखते हैं। उनके पास मौका था, चाहते तो इवैक्यूएट कर सकते थे, चाहते तो अपनी शिप को अबैंडन कर सकते थे, लेकिन अगर वो ऐसा करते तो भारतीय नौसेना के इथोस के खिलाफ होता। हमें सिखाया जाता है कि कैप्टन नेवर लीव्स हिज शिप। जब एक कैप्टन अपनी शिप को लेकर हार्बर से निकलता है दुश्मन से लड़ने के लिए, तो वो लड़ाई जीत के अपनी शिप के साथ वापस आता है या वो अपनी शिप के साथ जल समाधि ले लेता है। वहां पे उन्होंने टॉर्पीडो पे टॉर्पीडो उनके शिप पे लग रहे थे, लेकिन वो दुश्मन के सबमरीन के ऊपर हमला करे जा रहे थे। उन्होंने आखिरी मिनट तक दुश्मन के दांत खट्टे करने की पूरी कोशिश और उससे लड़ने की पूरी जद्दोजहद में लगे रहे। अपनी बहादुरी, अपने साहस का हर मिनट परिचय देते रहे। लेकिन 6 टॉर्पीडोज लगने के बाद, और जब एक टॉर्पीडो उनके फ्यूल टैंक पे लगा और पूरी शिप में आग लग गई, उसके बाद वहां से बचने का, लौटने का कोई रास्ता नहीं था। अब फिर वही बात थी जो हर भारत का सैनिक जानता है कि मेरे पास तो सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, वीरता या वीरगति। और यहां पे उनके पास एक ही रास्ता था, अपनी वीरता का परिचय देते हुए वीरगति को प्राप्त करना। कैप्टन महेंद्र नाथ अपनी शिप आईएनएस खुकरी के साथ जल समाधि ले गए। उनके इस बहादुरी, साहस और इन द फेस ऑफ एनिमीज डायरेक्ट फायर, जलते हुए शिप पे भी बैठ के दुश्मन पे हमला करते रहने की उनकी जो ताकत थी, उनकी वीरता और दृढ़ता थी, उसके लिए उनको पोस्टोमसली भारत के सेकंड हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। मैं उम्मीद करता हूं कि इस पिक्चर में, बॉर्डर 2 में, जितने भी ये कलाकार हैं जो इन लीडर्स का रोल प्ले कर रहे हैं, वो उस बहादुरी को, उस फीलिंग को, उस जज्बात को वो सच में दिखा पाए, जिससे हमारा एक एक नागरिक, भारत का बच्चा बच्चा देखे और समझे कि हम कैसे वीर बहादुरों के बच्चे हैं,
हम कैसे वीर बहादुरों के नेक्स्ट जनरेशन हैं और हम उनसे क्या क्या सीख सकते हैं, और कितना एफर्ट, कितना त्याग, कितना बलिदान और कितना खून लगा है जवानों का, सैनिकों का इस देश को सुरक्षित रखने में, जिससे हमें ये पता चले कि हमें क्या अपने एक्शंस रखने हैं देश के लिए, कि हम भी देश के लिए एक एसेट बने। यहाँ पे मैंने एक चीज और देखी, इस मूवी के ट्रेलर में मुझे कुछ एक्ट्रेसेस भी दिखी। मैं सबके नाम नहीं जानता, पर जो एक्ट्रेसेस मैंने देखी तो मुझे लगा कि ये वो रोल प्ले कर रहे होंगे जो वाइफ्स या गर्लफ्रेंड्स या फैमिली होगी उन बहादुर जवानों की, उन अफसर्स की, उन जेसीओस की, उन जवानों की जिन्होंने 1971 वॉर में अपना बहादुरी का परिचय दिया और दुश्मन के दांत खट्टे किए। तो लड़ाई सिर्फ बॉर्डर पे या लड़ाई सिर्फ सैनिक नहीं लड़ रहा होता, लड़ाई उसका परिवार भी लड़ रहा होता है। आप इमेजिन कीजिए 1971, किसी के पास मोबाइल नहीं था, लैंडलाइन भी शायद किसी किसी के घर होता होगा, बहुत कम लोगों के यहाँ। और जब हम रोज इंतजार करते हैं कि जो हमारे परिवार के लोग हमसे दूर हैं, कहीं ड्यूटी पे हैं, कहीं कुछ काम कर रहे हैं, उनकी हमें खबर मिलती रहे, लेकिन वॉर का ऐसा टाइम होता है जब परिवार चाहता है खबर ना आए, और खास तौर पे उस जमाने में जब खबर सिर्फ टेलीग्राम के माध्यम से आती होगी, लोग चाहते होंगे कि कोई खबर नहीं आई। और वैसे भी फौज में हम बोलते थे कि नो न्यूज इज अ गुड न्यूज, तो वो भी कोशिश करते होंगे, वो भी सोचते होंगे कि कोई खबर, कोई समाचार ना आए, लेकिन कुछ के घर समाचार आए होंगे, कुछ का पता ही नहीं चला होगा। जैसे आईएनएस खुखरी के 175 जवान और 18 ऑफिसर्स की कोई खबर नहीं आई। और यहां पे मुझे याद आया, इसी फिल्म का मैंने ट्रेलर में देखा या एक यूट्यूब के वीडियो पे देखा एक गाने की कुछ और लाइन, जिसमें था कुछ दर्द कभी सोते ही नहीं, वनवास खत्म होते ही नहीं, चौखट पे दिए जलते ही रहे, कुछ राम कभी लौटे ही नहीं, कुछ राम कभी लौटे ही नहीं। चौखट पे दिए जलते ही रहे, कुछ राम कभी लौटे ही नहीं। दोस्तों, हमारे लाइफ में, हम सोल्जर्स की लाइफ में ऐसे दिन आते हैं। मैं राष्ट्रीय राइफल्स में था, मैं काउंटर टेररिज्म इन्फेंट्री रोल में था। मैंने देखा, हम ऑपरेशंस जाते थे और हमें नहीं पता होता था हम लौट के आएंगे। फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों ने जब टेक ऑफ किया था, उनको नहीं पता था कि वो कभी लौट के नहीं आएंगे। कैप्टन महेंद्र नाथ और उनके ऑफिसर्स जवानों ने जब हार्बर से सेल आउट किया था, उनको नहीं पता था कि वो अब लौट के कभी नहीं आएंगे। उनके घर वालों को उनके अंतिम दर्शन भी नहीं हुए। उस जमाने में कोई वीडियो कॉलिंग नहीं थी, उस जमाने में कोई मोबाइल फोन्स नहीं थे, उस जमाने में टेलीकम्युनिकेशन की बड़ी दिक्कतें थी। लेकिन हमारे बहादुरों ने, उनके परिवारों ने, उस देश ने बहुत बलिदान दिए, बहुत त्याग दिए। ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पस किसी मूवी का प्रमोशन करना या किसी कलाकार की तारीफ करना बिल्कुल भी नहीं है। और मेरा इस मूवी पे जाने का जो इंटरेस्ट है, उसमें भी ये कहने का नहीं है कि आप जाइए या मत जाइए, पर मैं चाहता हूं कि ऐसी खूब सारी मूवीज बने, ऐसे हीरोज जिनके नाम सिर्फ मिलिट्री आर्काइव्स में रह गए हैं, मिलिट्री हिस्ट्री में रह गए हैं और सिर्फ फौजी पढ़ रहे होते हैं। वो देश के एक एक नागरिक तक पहुंचे, एक एक बच्चे तक पहुंचे, उसको पता हो कि भारत भारत रहे, भारत सुरक्षित रहे, उसके लिए कितने लोगों ने कितने सारे त्याग दिए हैं, बलिदान दिए हैं और कैसे भारत को सुरक्षित रखा है। ये बात एक एक नागरिक तक पहुंचे, वो फक्र महसूस हो और कभी कभी उनको याद करें, उनके लिए, उनकी आत्मा के लिए प्रार्थना करें जिन बहादुरों ने हमें ये भारत दिया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।